हे गाइस, दिस इज आशीष गोयल। आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक टॉपिक लेकर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक हम पढ़ रहे हैं, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आपने बायोटेक के अंदर क्या पढ़ा? सर हमने टेक्निक पढ़ा कि कैसे हम एक अपने डिजायर्ड जीन का प्रोडक्ट बना सकते हैं और लार्ज स्केल पे कैसे बना सकते हैं, वो बायोरिएक्टर में वो भी पढ़ लिया। अब इसको हमने अपना प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाएगा, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, किन किन फील्ड्स में यूज हो सकता है इस टेक्निक को, और हम बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की। इसी चैप्टर के अंदर हमें कुछ एप्लीकेशंस को जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि किन किन डायरेक्शंस में, किन किन एरियाज में इस बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। जैसे पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम इसके अंदर एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। बड़े सारे प्लांट है बच्चों, बड़े सारे प्लांट है जिनको हमने एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उनके जीन को सुधार के बड़ी सारी चीजों को बेहतर किया है। जैसे हमारा गोल्डन राइस हो गया, हम डिटेल बात करने वाले हैं, बीटी कॉटन की बात करेंगे। ऐसे बड़े सारे प्लांट्स हैं जिनको हमने बहुत बेहतर किया, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। फिर हमारा दूसरा आता है मेडिसिन। हम जानते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हमने कहाँ से बनाया? इंसुलिन हम बायोटेक की यूज करके बनाया। हम इसको भी डिटेल बात करेंगे, यहाँ पर हम इंसुलिन की डिटेल बात करेंगे बच्चों, ठीक है जी। थर्ड है हमारा डायग्नोस्टिक्स। आपने अभी कोरोना फैला था तो सबसे पहले जो टेस्ट हो रहा था, वो जल्दी से एकदम टेस्ट हो रहा था, वो था रैपिड एंटीजन टेस्ट। लेकिन रैट क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कंफर्मेटरी जो रिपोर्ट आ रही थी, जो बेहतर रिपोर्ट आ रही थी, वो आ रही थी आरटीपीसीआर की। तो रैट जो होता है वो एक नॉर्मल टेस्ट है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट है, ठीक है जी। लेकिन आपका आरटीपीसीआर जो है, आरटीपीसीआर एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है आरटीपीसीआर, इसकी बात हम करने वाले। तो आज हमने इस फील्ड को इतना बढ़ा लिया कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से भी जानने की कोशिश की कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना। बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए इसको बेहतर यूज में लिया। चलो इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। आप बोलोगे सर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर देगा बायोटेक्नोलॉजी? दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट ये एनसीईआरटी सिर्फ लिखकर छोड़ देती है। तो समझो बायोफ्यूल्स, बायोडीजल्स, ऐसे आज ये फ्यूचर है, बायोटेक्नोलॉजी इज अ फ्यूचर कि जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन का फ्यूचर है। अब बहुत सारे बायो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके एनर्जी को बनाया जा रहा है। जैसे जितने भी कोल, पेट्रोलियम, बायोफ्यूल्स है, ये सब बायोफ्यूल्स है। इन सबको बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जीन इंट्रोड्यूस करके और बेहतर किया जा रहा है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आता है बायो रेमेडिएशन। आपके एनसीईआरटी सिर्फ ये वर्ड लिख देते हैं बायो रेमेडिएशन। क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जो भी कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड रिवर है, हैवी मेटल्स उसके अंदर आ गए हैं जो कि बहुत हार्मफुल कर रहे हैं वहां के एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना को, उन सबको निकालने की, उन सबको डीकंटामिनेट करने की, उन सबका कंटामिनेशन खत्म करने की प्रोसेस बायो रेमेडिएशन कहलाती है, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी की ही एक ब्रांच है बच्चों। देन हमारी लास्ट है प्रोसेस्ड फूड। बहुत सारा फूड हम लोग जो खाते हैं वो भी आज बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया जा रहा है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, तो हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं एग्रीकल्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या इस बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस है, समझते हैं। तो बच्चों पहली तो प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम क्या है? हम तो इवोल्यूशन पढ़कर आ चुके हैं। हम जानते हैं आज से लगभग 10,000 साल पहले, एनसीईआरटी लिखती है 9 से 11,000 साल पहले, इवोल्यूशन में लिखती है कि इंसान सिविलाइज हुआ, सिविलाइजेशन हुआ। सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? सिविलाइजेशन का मतलब उस टाइम पर, आज सिविलाइजेशन के मायने अलग हैं, आज हम सिविलाइज्ड हैं, हम अलग डायरेक्शन में बात करते हैं। लेकिन उस टाइम पे सिविलाइजेशन का मतलब था कि इंसान खेती करने लगा, यहां पर ये एग्रीकल्चर करने लगा था। तो इससे पहले तो फॉरेस्ट में जाता था, जंगलों में जाता था, फ्रूट व्रूट खा लेता था और उसके बाद सब्जियां खा लेता था डायरेक्ट। तो सारे प्रोडक्ट्स किससे लेता था? जंगलों से लेता था। अब इन्होंने खुद के उगाने स्टार्ट किए। जंगल अगर दूर है तो उन्होंने खुद के उगाने स्टार्ट किए, अपनी खेती स्टार्ट की, अपनी फील्ड को स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके बेहतर होते गए, होते गए, होते गए, होते गए, होते गए। और आज से लगभग 100 साल पहले, यानी कि 1900 की बात करता हूँ, तो पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन हो गई और हम बहुत बेहतर एग्रीकल्चर कर रहे थे, बहुत बढ़िया खेती बाड़ी कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन
अब हुआ क्या जानते हो, यहाँ से 2000 तक जब गए तो पॉपुलेशन का साइज हो गया 6 बिलियन। अब इस 6 बिलियन को फीड करने के लिए आप देख रहे हो 100 साल में 3 गुना हो गए। तो आपने देखा कि सर पॉपुलेशन कर्व जो है वो तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इतना खाना भी तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इतना खाना कहाँ से आएगा? खाना तो इतना प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा था भाई। जितनी जमीन पर खाना था, जमीन और कम हो गई है, लोगों ने घर बना लिए, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, चीजें बन गई है। लैंड पहले ज्यादा थी, लोग कम थे, बढ़िया खाना मिल रहा था। अब लैंड भी कम हो गई है और लोग भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कम लैंड पे ज्यादा फूड उगाना है, बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो यानी कि अब क्या किया लोगों ने, इंक्रीज करने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो वहां पर इंसेक्ट होते थे उन इंसेक्ट्स को मारना स्टार्ट किया। इंसेक्ट्स बोल दूं मैं, वहां के जो भी अदर पेस्ट हैं उनको मारना स्टार्ट किया। तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स यूज किया। पेस्टिसाइड क्या होता है बच्चे? पेस्ट होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि डैमेज कॉज कर रहा है फील्ड को, वो पेस्ट है। साइडल मतलब होता है किलिंग, जो इन पेस्टिसाइड्स को किल कर देगा, जो डैमेज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, इन डैमेज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को जो किल कर देगा वो पेस्टिसाइड्स है। ठीक है जी, हमने पेस्टिसाइड ये होती है। अब मान लो जो वीड को मारे, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, खरपतवार, जो वीड को मारेगी, जो वीड को मारेगी वो कौन है? वीड को मारने वाली वीडिसाइड्स हो गई। बात समझ में आई आपको? तो हमने धीरे धीरे करके क्या किया, पेस्टिसाइड्स डेवलप किए। क्योंकि मेरी बहुत सारी जो खेती थी, बहुत सारी जो फील्ड थी, बहुत सारे प्लांट्स मेरे खराब हो रहे थे, वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा था। क्यों? इसको पेस्ट आके गला दे रहे थे, सड़ा दे रहे थे। अब हमने क्या किया, उन पेस्ट को मारना स्टार्ट किया। तो अब हम लेकर आए एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। हमने एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का, केमिकल वीडिसाइड्स का, केमिकल्स का यूज करना स्टार्ट किया। पूरा अब किसान जाता था पूरे एरिया में स्प्रिंकल करके आ जाता था। अब उन्होंने क्या किया, देखो अब इन्होंने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए और केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज किए। ठीक है, फिर इससे प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ, मतलब ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुआ, लेकिन क्वालिटी डिक्रीज हो गई। प्रोडक्शन तो आप देखोगे तो ये बहुत ही हाई चला गया, लेकिन क्वालिटी इतना हाई नहीं गई। क्वालिटी का मैंने एक ही डंडा बनाया, ठीक है, क्वालिटी इतनी हाई नहीं गई। तो क्यों क्वालिटी क्यों खराब हो गई सर? इसलिए खराब हो गई क्योंकि केमिकल है। आपने खुद अपनी लाइफ में बहुत फ्रूट्स खाए होंगे, आपने हो सकता है कि डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के खाए हो। तो जब आप फ्रूट खा रहे हो तो फ्रूट को हम धो के तो खाते नहीं है, या पील ऑफ करके तो खाते नहीं है। अब बहुत बार ऐसा होता है, मतलब अगर आप बोलोगे सर हम तो फ्रूट को धो के खाएंगे, तो आपके 20% चांसेस तो ऐसे होंगे कि तुमने कभी खाया होगा फ्रूट को बिना धुले। और दूसरी बात है, धुलने के बाद भी आपने फ्रूट धुल लिया, लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसके ऊपर केमिकल्स पूरी तरीके से हट थोड़ी जाते हैं बच्चों। तो हमारी बॉडी में केमिकल जाने लगा। ऐसे ही वहां का उस प्लांट के ऊपर तो सिर्फ हम नहीं ना बच्चों, पूरे के पूरे सारे हर्बीवोर्स, सारा का सारा हर्बीवोर उस प्लांट के ऊपर ही फीड करता है। अब उन प्लांट्स को आप क्या कर रहे हो, उन प्लांट्स के अंदर आप केमिकल्स को मतलब केमिकल डाल रहे हो, जिसकी वजह से वो सारा वहां के सारे लोग, मतलब सारे अदर ऑर्गेनिजम्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। अब जब अदर ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट हो रहे हैं, ह्यूमन अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अदर ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर अफेक्ट होंगे तो हर्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर वो भी अफेक्ट होंगे। तो सबके अंदर लगभग केमिकल पहुंचने लगा। हमें लग गया कि यार ये चीज बेकार हो गई है आज भी, लेकिन ये यूज हो रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करेंगे और बेहतर है। भाई हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया, क्या, केमिकल्स का यूज करना स्टार्ट किया। तो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि यार केमिकल तो बहुत ही खराब है बॉडी के लिए। तो अब हमने क्या किया, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करने की कोशिश की। ठीक है, जो अभी भी इंडिया में बहुत बेहतर नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज किया, बायो पेस्टिसाइड्स को यूज किया। बायो पेस्टिसाइड्स को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, हमने एनपीके यूज किया। हमारी मिट्टी में एनपीके कम होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, एनपीके कम होता है, वो डालना स्टार्ट किया। खाद डालना स्टार्ट किया, है ना। ऐसे हमने चीजों को यूज किया। जैसे कुछ बैक्टीरिया भी लिए, राइजोबियम, फ्रैंकिया, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ग्लोमस फंगस है एक, जो कि इनको फॉस्फोरस प्रोवाइड कराएगी। तो ऐसे हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बैक्टीरिया मतलब फंजाई डाल दिया बच्चों, ग्लोमस। ग्लोमस क्या करेगा, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करा के दे देगा इनको। ठीक है जी, हमने डाल दिया
मान लो ये कोई लेग्यूमिनस प्लांट है, तो हमने डाल दिया एक बैक्टीरिया, नाम है राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या करेगा बच्चों, राइजोबियम क्या करेगा, इनको नाइट्रोजन अवेलेबल करा देगा, क्योंकि जो एयर के अंदर नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको फिक्स करके किसमें, मिट्टी में डाल देगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, एमोनिया में। और इसको फिर एसिटोबैक्टर, है ना, एसिटोबैक्टर वगैरह आएंगे, सॉरी नाइट्रोसोमनाज और नाइट्रोबैक्टर वगैरह आएंगे और इसको NO3- में फाइनली कन्वर्ट कर देंगे। और यही फॉर्म प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब सिर्फ इतना है। अब हमने क्या किया, हमने किसी को मारा नहीं, किसी को कोई केमिकल यूज नहीं किया, हमने तो ये बैक्टीरिया बढ़िया यूज कर दिया। बैक्टीरिया अच्छा काम कर रहा है, नेचर का जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है। फिर कुछ और बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनाज नाइट्रोबैक्टर वगैरह उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं और प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। हो गया नाइट्रोजन की कमी पूरी। ठीक है, तो हमने बायो पेस्टिसाइड्स को, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन इससे हुआ क्या, देखो इससे यहां से हुआ क्या, ऐसे समझो, क्वालिटी तो नो डाउट बहुत बड़ी, लेकिन प्रोडक्शन ना अब उतनी बेहतर नहीं थी, प्रोडक्शन कम हो गई। प्रोडक्शन कम हो गई तो आप देखोगे कि ये कॉस्टली हो गया। आप अभी भी क्या करो, टमाटर वगैरह को किसी भी साइट पे, ब्लिंकिट वगैरह किसी पे भी डालकर देखो, आपको समझ में आएगा कि वहां पर आपको अलग से, और मतलब आपको लिखा आएगा कि ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स थोड़ी सी स्लाइटली महंगी होंगी। 40 रुपए किलो अगर टमाटर है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेट्स नहीं पता है, 40 रुपए किलो में टमाटर है तो आपको टमाटर 60 रुपए किलो मिल सकता है ऑर्गेनिक। क्यों ऑर्गेनिक हुआ आपको समझ में आ गया, क्योंकि प्रोडक्शन कम है ना बच्चों। प्रोडक्शन कम होगी तो ऑब्वियस बात है कॉस्टिंग हाई जाएगी। ठीक है जी। फिर अब हमने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। अब हमने क्या किया, उन क्रॉप्स के अंदर जीन्स डालना स्टार्ट कर दिया बच्चों, जीन्स को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। हमने क्या किया, अपना डिजायर्ड जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस किया और बेहतर प्लांट बनाए। जिन प्लांट्स में अपना डिजायर्ड डीएनए डाला, उन प्लांट्स को बोला जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओ बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। ठीक है, या अगर कोई क्रॉप है, कोई प्लांट है, तो जीएम क्रॉप बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप। ठीक है जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या ट्रांसजेनिक प्लांट भी बोलते हैं, क्या टेलर मेड प्लांट्स भी बोलते हैं। सिंपल, ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर हमने अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया है कुछ बेहतर चीजों के लिए। अब एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको। देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि क्या हमने किया इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। हमने विटामिन ए एनरिच राइस बनाए, एनसीईआरटी में लिख रखा है, विटामिन ए एनरिच राइस बनाए। हम देखोगे आप इसमें कि हमने क्या किया, हमने गोल्डन राइस बनाए। अब इस गोल्डन राइस में हमने जीन डाले डैफोडिल प्लांट के और अर्वीनिया बैक्टीरिया के। इस डैफोडिल प्लांट और अर्वीनिया बैक्टीरिया के हमने कुछ जीन्स डाल दिए किसके अंदर, इस नॉर्मल राइस में। अब ध्यान से समझना हुआ क्या। प्यारे बच्चों इधर देखो, ये प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर ये राइस है। कैसा है सर, वाइट है। ये नॉर्मल प्लांट है। हमने क्या किया, इसके अंदर जीन डाल दिया। ध्यान से देखो, हमने क्या किया सर, इसके अंदर जीन डाल दिया। कौन सा जीन डाल दिया, ये जीन बीटा कैरोटीन बनाता है, ये जीन बीटा कैरोटीन बनाता है। ठीक है जी, बीटा कैरोटीन बनाता है। अब हमने देखा कि यहां पर ये जो प्लांट है, इसका जो राइस होगा, सबसे पहले तो ये जो राइस था ये थोड़ा सा येलो था। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा येलो था, बहुत अच्छी बात है। हमने इसको क्या बोला कि तेरा नाम गोल्डन राइस। ठीक है, हमने क्या किया, इसका ये वाला जीन डाल दिया ना इसके अंदर। तो अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो है ये जीएम क्रॉप कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने अपना डिजायर्ड जीन डाला है। ये नॉर्मल प्लांट है, ये जीएम क्रॉप नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस इसमें हुए हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस इस वाले प्लांट में है, इसको मैंने गोल्डन राइस बोला। अब बोलोगे सर ठीक है, फायदा क्या हुआ, तो मेरे बच्चों फायदा ये हुआ, जैसे ही इसके अंदर बीटा कैरोटीन डाला तो इसके अंदर बीटा कैरोटीन का लेवल ज्यादा है, बीटा कैरोटीन का लेवल हो गया ज्यादा। इसी बीटा कैरोटीन की वजह से ही येलो कलर थोड़ा सा गोल्डन कलर पे जाता है। ऐसे ही जब घी की भी बात करते हो आप, तो घी थोड़ा सा पीलेपन पर होता है, एंड और दैट ऑल बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ही होता है उसके अंदर, वो इसको येलो कलर देता है। फिर आपने खाया, आपके लिवर में गया। आप जानते हो कि आपके
लिवर में जैसे ही जाएगा तो विटामिन ए बना देगा, ये विटामिन ए बना देगा। अब विटामिन ए आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि रेटिना का एक छोटा सा पार्ट विटामिन ए बनाता है, तो आपकी आंखों के लिए अच्छा है। ऐसे गाजर जब आप खाते हो तो गाजर में भी बीटा कैरोटीन भर के होता है, जिसकी वजह से विटामिन ए बन जाता है और आपकी आंखें तेज होती हैं, इसलिए बोलता है गाजर खाना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिवर में, तो आपको पता है कि लिवर क्या करता है, लिवर आपके फैट सॉल्युबल विटामिन सिंथेसिस करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन सिंथेसिस करेगा। कौन कौन से सर फैट सॉल्युबल विटामिन, ऐसे याद रखो, एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, आपको समझ में आया सर? हाँ, गोल्डन राइस है, विटामिन ए रिच मिल रहा है, तो मेरे को नॉर्मल प्लांट जो मिल रहा था, नॉर्मल जो राइस में खा रहा था, वो उससे तो बेहतर हो गया। मेरे को इसके अंदर तो मिल रही है जो चीजें, इसके अंदर वो सारी चीजें तो मिल ही रही है, साथ ही साथ विटामिन ए भी मिल रहा है, और बेहतर हो गया। तो इसको, ये एक एप्लीकेशन था कि प्लांट के अंदर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना के क्या चीजों को बेहतर किया। पहली बात तो ये ऐसे बेहतर किया। चलो और बताता हूं। दूसरा, इन्होंने क्या किया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर दिया। जैसे टमाटर का केस लेता हूं मैं, देखो टमाटर का केस लेते हैं। तो मेरे बच्चों, ये प्लांट है, ऐसे कलर पे मत जाना, तो ये टमाटो है, ये टमाटो है। ठीक है जी, टमाटो है। तो ये बच्चों नॉर्मल टमाटो है, ये नॉर्मल है। तो हमने देखा कि भाई ये टमाटो जो है, ये 2 दिन के अंदर गल जाता है, सड़ जाता है, मतलब राइपनिंग हो जाती है। इसकी तो राइपनिंग काफ़ी जल्दी हो रही है, राइपनिंग हो रही है फास्ट। हमने जाना कि यार मैं जानूंगा कि इसकी राइपनिंग का रीज़न क्या है। तो मैंने जाना कि ये जो टमाटो है, सॉरी, ये टमाटो क्या कर रहा है, ये टमाटो जल्दी जल्दी गल जाएगा, सड़ जाएगा। ये टमाटो के अंदर राइपनिंग फास्ट होने का रीज़न है एक एंजाइम पॉलीगैलेक्टोरोनेज। पॉलीगैलेक्टोरोनेज नाम का एक एंजाइम है बच्चों, ध्यान से बनाइए। पॉलीगैलेक्टोरोनेज नाम का एंजाइम ही क्या कर रहा है, इसको गला रहा है। कैसे गला रहा है, इसके जो सेल्स होते हैं, देखो इनके जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के बीच में आपने सुना होगा कि मिडल लैमेला होती है। ये मिडल लैमेला, ये सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है। जैसे 2 ईंटों के बीच में सीमेंट लगती है, ऐसी 2 सेल को पकड़ के रखने के लिए मिडल लैमेला होती है। ठीक है, अब ये जो मिडल लैमेला होती है, इसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पैक्टेट्स होते हैं। अब जानते हो, ये जो आपका पॉलीगैलेक्टोरोनेज है ना, ये इनको डिसॉल्व कर देता है। अगर आप एक चीज समझो, तो ये डिसॉल्व होंगे तो ये लूज हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके राइपनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल। तो हमने क्या किया, ध्यान से समझना, हम भी चालू चीज है। हमने क्या किया, इसके अंदर जीन डाल दिया, जीन डाल दिया, और अब हमने बनाया टमाटर। ये टमाटर बढ़िया है यार, ठीक है, ये टमाटर बढ़िया। ये जो टमाटो है, ये है फ्लेवर सेवर। हमने क्या किया जानते हो, हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। इसका, इस टमाटो का जो जीन था, जो जीन था, ऐसे समझो, इसके जो सेल में जो जीन था जो कि पॉलीगैलेक्टोरोनेज बना रहा था, ये रहा। ऐसे कई सारे जीन थे जो पॉलीगैलेक्टोरोनेज बना रहे थे। हमने क्या किया, ठीक है, ये नॉर्मल सेल में ऐसा हो रहा था, तो ये पॉलीगैलेक्टोरोनेज मस्त बना रहे थे। आरएनए बनाया, आरएनए बनाया, और यहां पे बना दिया प्रोटीन, पॉलीगैलेक्टोरोनेज। ठीक है जी, हमने क्या किया जानते हो, हमने इसके अंदर एक जीन और डाल दिया, बाहर से एक जीन डाल दिया, नॉर्मल सेल में एक जीन डाल दिया। वो जीन क्या था, एग्जैक्ट इसी का रेप्लिका था, लेकिन उसके हमने प्रोमोटर और टर्मिनेटर बदल दिए। तो जब ये इसके अंदर गया, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया, ऐसे समझो, यहां आ गया। तो इसने क्या किया, इसने भी एमआरएनए बनाया बच्चों। जो इसने जब एमआरएनए बनाया ना, तो वो एमआरएनए आप देख पा रहे हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री था, यहां पे से जाके लग गया, क्योंकि भाई हमने प्रोमोटर और टर्मिनेटर बदल दिया ना, इसी जीन का उल्टा लिया मैंने, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया।
जब कॉम्प्लीमेंट्री बना तो ये वाला आरएनए क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। प्रोटीन बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो ये आरएनए की साइलेंसिंग हो गई, आरएनए को साइलेंट कर दिया मैंने कि एकदम चुप रहो। आप बोलोगे सर इससे तो टमाटर कभी गलेगा ही नहीं। मैंने कहा मैंने अगर 10 जीन्स थे तो मैंने ऐसा 6 जीन्स में 6 जीन्स को मैंने 6 जीन्स का मैंने आरएनए इंटरफेरेंस कर दिया, आरएनए साइलेंसिंग कर दी। बाकी 4 जीन्स क्या कर रहे हैं? बाकी के जो 4 जीन्स बचे, बाकी रेस्ट 4 जीन्स जो हैं, रेस्ट 4 जीन्स जो हैं वो बना रहे हैं पॉलीगैलेक्टोरोनेस। बात समझ में आई आप लोगों को? एकदम क्लियर है बात? तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सी चीजें की। हमने इसके अंदर जो पॉलीगैलेक्टोरोनेस बना रहा था वो जीन को, अगर वो 10 जीन्स में से 6 जीन्स को हमने साइलेंट कर दिया। अब पॉलीगैलेक्टोरोनेस का अमाउंट इसमें होगा, पॉलीगैलेक्टोरोनेस का एंजाइम का अमाउंट होगा इसमें कम। जैसे ही कम होगा तो इसका राइपनिंग का टाइम बढ़ गया। आप बोलोगे सर इससे फर्क क्या पड़ा? मैं बोलता हूं कि अगर इसका फर्क पड़ेगा तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। शेल्फ लाइफ क्या होता है सर? भाई इसका मार्केट पीरियड बढ़ जाएगा। सर वो क्या होता है? मार्केट पीरियड का मतलब है बच्चा कि अगर ये 2 दिन के अंदर गल रहा था, अब ये 10 दिन के अंदर गलेगा, तो भाई वेस्टेज नहीं होगी ना। मान लो 2 दिन में उसके नहीं बिक पाए पूरे, तो क्या हो गए? सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, गल जाएंगे। लेकिन 10 दिन में अगर 10 दिन का टाइम मिल गया तो बढ़िया हो जाएगा, हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और दूर तक भेज पाएंगे। मेरे को पता है कि कश्मीर से केरला तक भेजने में, कश्मीर से केरला तक भेजने में मुझे पता है जाने में 2 दिन लग जाएंगे। इतने तो मेरे सारे टमाटर सड़ जाएंगे। तो मैं ज़्यादा दूर तक भेज पाऊंगा, ट्रेडिंग बेहतर कर पाऊंगा, ज़्यादा वेस्टेज कम होगा। वो सारे वेस्टेज को कम करने के लिए हमने क्या किया? ये बनाया फ्लेवर सेवर। ठीक है जी। हमने इस देखो मैंने इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, दिस ट्रांसजेनिक टोमेटो हैज लॉन्गर शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ लॉन्गर है क्योंकि हमने राइपनिंग को डिले कर दिया। ठीक है, इसमें हमने एंटीसेंस टेक्नोलॉजी लगाई। क्या मतलब है इसका? हमने कहा कि भाई ये जो जीन था पॉलीगैलेक्टोरोनेस जो बना रहा था, इसकी ये वाली स्ट्रैंड थी एंटीसेंस, जिससे क्या बन रहा था? आरएनए, और ऊपर वाली स्ट्रैंड थी सेंस स्ट्रैंड। हमने क्या किया, इसके यहां पर सिर्फ प्रोमोटर और टर्मिनेटर बदल दिए। जब प्रोमोटर टर्मिनेटर बदल दिए, अब समझ रहा क्या बोलते हैं, प्रोमोटर से टर्मिनेटर तक जाने की जो चेन है वो एंटीसेंस है। तो प्रोमोटर से टर्मिनेटर तक जाने की जो होगी चेन वो एंटीसेंस होगी, और टर्मिनेटर से प्रोमोटर तक जा रही है, जो टर्मिनेटर से प्रोमोटर तक जा रही है वो सेंस है। हमने क्या किया, इस सेंस और एंटीसेंस को बदल दिया। अब एक चीज समझ में आ रही है आपको कि यहां से इस वाले का जो आरएनए बनेगा, इस वाले का जो एमआरएनए बनेगा बच्चों, वो कैसा होगा? वो आरएनए, ध्यान से बनना क्योंकि ये सेंस स्ट्रैंड से बन रहा है, ये सेंस स्ट्रैंड से बनेगा ना, और ये एंटीसेंस से बनेगा। ये दोनों आरएनए क्या होंगे? ये दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है जी, ये दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने एंटीसेंस, इसी को एंटीसेंस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बाय दिस टेक्निक द एक्टिविटी ऑफ पॉलीगैलेक्टोरोनेस एंजाइम इज इनहिबिटेड। हमने पॉलीगैलेक्टोरोनेस एंजाइम नहीं बनने दिया, आरएनए इंटरफेरेंस कर दिया। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, ये देखो डिसॉल्व करता है पेक्टिन्स को, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की मिडल लैमेला होती है ना, उसको डिसॉल्व करता है। हमने वही खत्म कर दिया, मतलब बहुत कम कर दिया, तो राइपनिंग बहुत ही स्लो हो रही है। चलो एक तो बढ़िया चीज थी यार ये। दूसरा, टू रिड्यूस टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। कोल्ड, सूखा पड़ जाना, सॉल्ट बहुत ज्यादा होना, हीट बहुत ज्यादा होना, है ना। हम इनके लिए भी, आप ऐसे समझो, इनके लिए भी ऐसे प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर कुछ जीन्स डाल देते हैं, कुछ जीन्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर मतलब इन सारे एबायोटिक स्ट्रेस से ओवरकम करते हैं। कैसे करते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको स्टिल चाहिए तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, यहां नहीं कराऊंगा। ठीक है। टू प्रोड्यूस बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इसका भी जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जैसे ब्रासिका नेपस एक प्लांट है, ब्रासिका नेपस में हम हिरुडिन बना लेते हैं। हिरुडिन क्या है बच्चों? एक एंटीकोगुलेंट है।
ठीक है जी। हिरुडिन जो होता है, ध्यान समझना, आपके जो खून चूसती है ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग जो लीच होती है बच्चों, ब्लड सकिंग जो लीच होती है, अंदर जाएगा आपका ब्लड और उनके अंदर जाके सूख जाएगा, लेकिन सूखता नहीं है। उन ब्लड सकिंग लीच को हम बोलते हैं हिरुडिनेरिया। आपने पढ़ा भी होगा, हिरुडिनेरिया एक ब्लड सकिंग लीच है। ये रिलीज करती है, इसके अंदर होता है हिरुडिन, जो कि जो भी ये ब्लड सक करती है उस ब्लड को ये कोगुलेट यानी कि सूखने नहीं देगा, एंटी कोगुलेंट होता है। ठीक है, तो जैसे आप एक चीज समझो, ब्लड बैंक में जो ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड बाहर निकलते ही सूखता क्यों नहीं है? हमारे अंदर नहीं सूखता क्योंकि हिपैरिन है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो आपको पता है कि हिपैरिन का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है और खून सूख जाता है। तो जैसे ब्लड बैंक में निकालते हैं, रखते हैं, तो वहां पे खून क्यों नहीं सूखता? क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट डाल के रखते हैं। ठीक है जी। हम जो एंटीकोगुलेंट अभी यूज कर रहे हैं वो हम यूज करते हैं एडिटा, EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। ये एक एंटीकोगुलेंट अभी हम यूज करते हैं। ठीक है जी। आप ऐसे मानो कि हम जो एंटीकोगुलेंट, अब देखो आपने देखा होगा, जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं, आपका ब्लड सैंपल लेने के बाद वो एक छोटी सी ट्यूब में डाल देता है और ट्यूब में डालने के बाद उसको शेक करता है, क्योंकि उसकी ट्यूब की ना जो वॉल्स होती हैं उन वॉल्स में पहले से एंटीकोगुलेंट लगा होता है, जिसकी वजह से वो शेक करता है ताकि वो खून उसके साथ मिल जाए और सूख ना जाए। वो 2 दिन तक रख के लेकर जाएगा, 2 दिन तक हो सकता है वो रखा रहे, तो 2 दिन तक अगर रखा रहेगा तो खून सूख जाएगा भाई, आधे घंटे में खून सूख जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो पहले से ही उसकी वॉल पे एंटीकोगुलेंट होता है ना, तो इसलिए वो जैसे शेक करता है तो एंटीकोगुलेंट बच्चे उसके साथ मिलता है और आपका खून कोगुलेट नहीं करता है। तो हमें ऐसे ही हिरुडिन चाहिए था, तो हमने क्या किया भाई, ब्रासिका नैपस का प्लांट था, तो इस प्लांट के जो सीड्स होते हैं उसमें, अब देखो हमने क्या किया, जीन डाल दिया इसमें, जीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग हिरुडिन। कहां से निकाला होगा भाई, वहां से हिरुडिन एरिया से निकाल लिया होगा। अब जैसे डाला इसके अंदर, निकाला और इसके अंदर डाल दिया, यहाँ पे हिरुडिन है। आप बोलोगे सर एक सेल में डालोगे तो पूरे प्लांट के सारे सेल्स में कैसे आ जाएगा? तो भाई मैं इस प्लांट के, इस ब्रासिका नैपस के सीड में, मतलब जब इसका सीड बन रहा होगा, तभी डाल दूंगा। किसमें? पोलन में डाल दूंगा या फिर ओव्यूल में डाल दूंगा। तो जो सीड बनेगा भाई, जो टेक्नोलॉजी में यूज करूंगा वो किस में करूंगा, पोलन में या फिर उसके ओव्यूल में। तो जैसे ही मैं इसको ग्रो कराऊंगा, बड़ा होगा तो इसके सारे सेल्स में पहुंच जाएगा। ऐसे ही हम जीन ट्रांसफर करने का मतलब है सीड लेवल पे कराते हैं ताकि ये आ जाएगा इस पे। अच्छा, इसके जो सीड होते हैं उन सीड को हम क्रश करके वहां से ऑयल निकालते हैं जनरली। लेकिन अब हमने क्या किया, इसके अंदर जीन डाल दिया हिरुडिन वाला। तो जैसे ही इसके जो सीड थे उनको क्रश किया हमने, तो क्रश करने के बाद मेरे को उसमें ऑयल निकला, ऑयल के साथ साथ मेरे को हिरुडिन भी मिला। मैंने क्या किया, हिरुडिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्शन टेक्निक से हमारे पास एक्सट्रैक्ट कर लिया, आ गया, बना बनाया एक प्लांट था। मैंने तो प्लांट को वैसे ही उगाया और मेरे को साथ ही साथ एक एंटीकोगुलेंट भी मिल रहा, बहुत अच्छी बात है, इससे प्लांट को भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस वीडीसाइड और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। आप बोलोगे सर वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बनाया, वीडीसाइड क्यों हम वीडीसाइड डालेंगे? अब एनसीईआरटी लिखती है और बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं। तो मेरे बच्चों इस ऐसे समझो, ये आपका नॉर्मल प्लांट, ये भी आपका नॉर्मल प्लांट, ये भी आपका नॉर्मल प्लांट, नॉर्मल प्लांट है। यहां पर आ गई आपकी एक वीड, आपने इस वीड को मारना है, लेकिन वीड को मारना है। यहां पे आ गई कोई हर्ब, आपने इस हर्ब को भी मारना है। आप बोलोगे सर ठीक है, बढ़िया है, हर्बिसाइड और वीडीसाइड डाल दूंगा मैं, छिड़क दूंगा पूरे में। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जैसे आप इन सब के ऊपर भाई पूरे खेत में जाके छिड़क कर आ गए आप वीडीसाइड और हर्बिसाइड, आपके वीड तो मर गए, मान लिया, आपके हर्ब्स भी मर गए, आपने वीडीसाइड हर्बिसाइड छिड़क दी, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्लांट्स भी मर जाएंगे। आपके एक ही प्लांट बचा 3 में से, भाई इनका हार्मफुल इफेक्ट इनके ऊपर भी आ जाता है। तो हमने क्या किया, पहले इसके अंदर एक ऐसा जीन डाल दिया कि इसके ऊपर हर्बिसाइड वीडीसाइड का कोई इफेक्ट ही ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अब मैं जब इसके ऊपर हर्बिसाइड वीडीसाइड डालूंगा तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मस्त ग्रो करेंगे, ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, सारे अब ग्रो कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब
देखो हमने तो वीडीसाइड डाला था वीड को मारने के लिए, लेकिन मेरा हेल्दी प्लांट भी मर रहा है, तो मैंने हेल्दी प्लांट के अंदर पहले से ही, यानी कि जब मैंने जो सीड बोए थे ना उसके अंदर पहले से ही मैंने क्या कौन सा जीन डाल दिया था, मैंने वो जीन डाल दिया था जो हर्बिसाइड या वीडीसाइड के लिए रेजिस्टेंट हो, कि जब मैं बाद में जाके वीडीसाइड छिड़कूंगा पूरे एरिया में, पूरे फील्ड में, तो मेरा प्लांट बच जाएंगे क्योंकि वो तो रेजिस्टेंट होंगे। ठीक है जी। इंक्रीज्ड, ये नेक्स्ट एनसीईआरटी लिखती है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स। तो बच्चों अब एक चीज समझो, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये एनसीईआरटी के लाइन्स है। इनका मतलब नहीं समझ पाता है बच्चा, ऐसे समझो कैसे फर्टिलिटी, देखो अर्ली एग्जॉशन को कैसे प्रिवेंट करेगा, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि बहुत सिंपल सी बात, ये सॉइल है, ठीक है, यहां पे प्लांट मस्त ग्रो कर रहा है आपका, बढ़िया ग्रो कर रहा है यार, आ रहे मजे। अब देखो ध्यान से समझो भाई, इसमें प्लांट ग्रो कर रहा है, सॉइल है बढ़िया, मस्त प्लांट ग्रो कर रहे हैं। अभी सॉइल के अंदर तो बहुत सारे मिनरल, न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत कुछ है। मान लो सोडियम, सोडियम इस सॉइल के अंदर है 100 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम है, और 2 प्लांट ही उगाया मैंने, ये दोनों प्लांट मिलकर, है ना, या मैंने 200 प्लांट लगाया, मैंने 200 ऐसे 200 प्लांट्स लगाए हैं। ठीक है जी, मैंने तो पूरा खेत भर दिया। अब और ऐसे समझो कि यहाँ पर ये 2 सोडियम जो है वो 1000 ग्राम है, सॉइल में 1000 ग्राम पड़ा हुआ है। ठीक है, इनको यूज कितना करना है, इनको यूज करना है बहुत ही कम, इनको यूज करना है बहुत ही कम। इनको यूजेज जो है इनका, वो है इनका यूजेज सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम का। 200 प्लांट मिलकर 20 ग्राम यूज कर लेंगे, एक प्लांट की नहीं, 200 प्लांट को 20 ग्राम की यूज जरूरत है, जरूरत है ये, दिस इज द नीड, दिस इज द रिक्वायरमेंट। लेकिन इन्होंने क्या किया, 20 ग्राम चाहिए था, इन्होंने यहां से 100 ग्राम ले लिया, यहां से एब्जॉर्ब करते करते इन सबों ने 100 ग्राम ले लिया। जरूरत तो 20 ही की थी, 100 ग्राम क्यों लिया भाई? तो क्या होगा, 1000 ग्राम एक बार उगाया आपने, 100 ग्राम खत्म, दूसरी बार उगाया 200 खत्म, 300 खत्म, फिर 400, ऐसी आप 10 बार जब खेती कर लोगे, 10 बार 10 टाइम्स, तो क्या होगा, 10 बार खेती करने के बाद ये 1000 का 1000 ग्राम खत्म। एक बार में 100 खत्म हो रहा है, तो 10 बार में 1000 खत्म हो जाएगा। चलो किसान और लाके डाल देगा, है ना भाई, एनपीके डालेगा, खाद डालेगा, सारी चीजें डालेगा, इसको वापस से सॉइल को रिप्लेनिश करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसको जरूरत तो 20 की थी, मैंने इसके अंदर ऐसा जीन डाल दिया जो अब ये क्या कर रहा है, अब ये ना 20 ग्राम ही ले पा रहा है, या 40 ग्राम ले पा रहा है, या ऐसे मानो कि 25 ग्राम ले पा रहा है। अभी रिक्वायरमेंट तो अभी भी फुलफिल हो रही है, रिक्वायरमेंट तो अभी भी फुलफिल हो रही है, लेकिन अब ये 25 ग्राम एक बार में ले रहा है, 25 ग्राम एक बार में ले रहा है, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है अभी भी। लेकिन अब आपने 1 टाइम में 25 ग्राम से, तो आप कितनी बार ग्रो करा पाओगे, 40 टाइम्स ग्रो करा पाओगे प्लांट को, 40 टाइम्स ग्रो कराओगे तब ये जाके 1000 ग्राम खत्म होगा। अब उसको सॉइल रिप्लेनिश करने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब बहुत सिंपल सा कि भाई 10 बार में आपका 1000 ग्राम खत्म हो रहा था, आपने क्या किया, जरूरत जितनी है उतना ही लो ना यार, आपने जरूरत जितनी है उतना ही लो। आपने कहा 25 ग्राम लो, थोड़ा 5 फालतू ले लो आप, लेकिन अब 40 बार जब मैं खेती करूंगा, 40 बार खेती करूंगा, तब जाकर 100 ग्राम 1000 ग्राम यूटिलाइज होगा। यानी कि जो मिनरल 10 में ही खत्म हो रहे थे अब जाके 25 में हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, अर्ली एग्जॉशन, जो सॉइल अर्ली एग्जॉस्ट हो रही थी उसकी फर्टिलिटी को हमने अर्ली एग्जॉशन को बचा लिया, है ना भाई, अर्ली एग्जॉशन को बचा लिया हमने। 10 बार में हो रहा था, अब 40 बार में होगा, अर्ली एग्जॉशन को बचा लिया हमने। ये भी हमने एक टेक्निक की। ठीक है जी। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि हमने प्लांट बनाया और इस प्लांट को खराब कर रहा है कोई पेस्ट। ये पेस्ट इंसेक्ट हो सकता है, ये पेस्ट तो निमेटोड भी, कोई वर्म हो सकता है, निमेटोड भी हो सकता है, या कोई अदर भी हो सकता है। ये पेस्ट इसको खराब कर रहा है। हमें
हम क्या करते थे सर, इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड डाल दिए, ऐसे पेस्टिसाइड्स डाल के इसको केमिकल से, ये केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करके हम इनको मारते थे। जैसे ही मैं केमिकल पेस्टिसाइड यूज करता था ना बच्चों, तो पेस्ट तो मरता था, इंसेक्ट वगैरह मर गया, सब मर गए, लेकिन जो इंसेक्ट इसको खराब कर रहा है वो तो मर ही रहा है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स मर रहे हैं। वो इंसेक्ट्स मर रहे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे थे, हेल्पफुल थे, पॉलिनेशन कर रहे थे, फार्मर के फ्रेंड्स थे बच्चों, ठीक है। तो वो सारे पेस्ट ना मरे, सिर्फ टारगेट ही मरे, पहली बात। दूसरी बात, मैं केमिकल का यूज है ना थोड़ा कम ही करना चाहता हूं, क्योंकि केमिकल तो हार्मफुल ही है, अच्छी बात तो है नहीं। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने ऐसा जीएम क्रॉप बनाया जो कि इस पेस्ट से रेजिस्टेंट था। एक तो इससे क्या हुआ, इस पेस्ट से रेजिस्टेंट था, ऐसा हमने बनाया। एक तो क्या हुआ, हमारी केमिकल पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई, केमिकल पे अब हम डिपेंडेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा जो टारगेट था, सिर्फ जो टारगेट पेस्ट था वही मरेगा, बाकी के जो अच्छे थे वो नहीं मरेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसी की बात हम करने वाले हैं। तो बच्चों, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जैसे ही बनाया हमने, इंक्रीज की यील्ड को, है ना, रिड्यूस की रिलायंस यानी कि डिपेंडेंस रिड्यूस की अपने किसके ऊपर, केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर, बिल्कुल ठीक बात। ये दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। दूसरी कैटेगरी क्या है, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। ये दो एग्जांपल हमें पढ़ने हैं। बिफोर प्रोसीडिंग टू दीज एग्जांपल्स, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का मतलब है कि इसके अंदर हमने डैफोडिल प्लांट और अर्वीनिया बैक्टीरिया से निकाल के जीन निकाला था, किसका, जो बीटा कैरोटीन बना रहा था, और वो बीटा कैरोटीन हमारे लिवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। सो इट इज विटामिन ए एनरिच, बिल्कुल ठीक है, विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, और भी देख लेते हैं। इट इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट विद द जीन बैसिलस thuringiensis। नो, डैफोडिल और अर्वीनिया बैक्टीरिया से निकाला। इट्स अ ड्रॉट टॉलरेंट, बिल्कुल गलत, ड्रॉट के लिए तो टॉलरेंट था ही नहीं, रेजिस्टेंट था ही नहीं। इट हैज येलो ग्रेन्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस। राइस की वेराइटी से तो जीन को इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने तो डैफोडिल प्लांट और अर्वीनिया बैक्टीरिया से किया, ठीक है जी। अब चलो, अब हमने क्या कहा था कि मैं दो चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और आपका निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। पहला मैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट को आपको पढ़ाने वाला हूं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अच्छा, अब ध्यान से समझना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट में बीटी प्लांट या बीटी क्रॉप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। प्रॉब्लम समझो। अब भाई, मेरा ये प्लांट, इस प्लांट को या इस क्रॉप की बैंड बजा रहा था एक इंसेक्ट, इस क्रॉप को खराब कर रहा था ये इंसेक्ट। अब मैंने क्या किया, कैसे मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज की और इसको मार दिया। यानी कि इस प्लांट के अंदर कोई तो ऐसा जीन डालूंगा, कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करूंगा, इस प्लांट में कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि क्या करे, इसकी किलिंग कर दे, इसको मार दे। तो भाई पहले ध्यान से समझना, अब क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब इस बीटी प्लांट में हमने क्या किया, एक जीन डाला। देखो मैंने क्या किया, कोई ऐसा जीन डालूंगा जो इस प्लांट में जाए और इस इंसेक्ट को मार दे। और वो जीन कहां से निकाला जाता है पता है? वो जीन निकाला जाता है एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, बीटी बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया है, उससे ये जीन निकाला जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, उस जीन का नाम रखा क्राइजीन। पूरी बात करूंगा क्राइजीन क्यों रखा, बैसिलस thuringiensis से क्यों निकाला गया, अब हम पूरी बात करेंगे। इससे निकाला गया बैक्टीरिया से, ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, प्लांट में। एक्चुअली हमने क्या देखा, एक एग्जाम्पल के साथ मैं बात करता हूं, पहले एक एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं। देखो बीटी कॉटन, हमने क्या देखा, प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम ये है सर, प्रॉब्लम ये है कि हमारा कॉटन प्लांट है, और ये जो कॉटन प्लांट है ना, ये जो कॉटन प्लांट है, इस कॉटन प्लांट की बैंड बजा रहा है कौन, बॉलवर्म। एक है बॉलवर्म, वो इसकी बैंड बजा रहा है, ठीक है जी। अब मेरे को क्या था कि कॉटन का प्लांट, इसके प्रकोप से इस प्लांट को मेरे को बचाना है। मेरा कपास है जो कॉटन है,
वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, सड़ा देता है। तो ये प्रॉब्लम थी। और जब मैं इंसेक्टिसाइड यूज कर रहा था ना, जब मैं इसको इंसेक्टिसाइड यूज कर रहा था, इंसेक्टिसाइड जब हम यूज कर रहा था मैं, तो भाई ये मर तो रहा था, इसकी किलिंग तो हो रही थी, साथ ही साथ औरों की भी किलिंग हो रही थी, साथ ही साथ और भी बहुत सारे वर्म्स मर रहे थे जो कि यूजफुल थे। पहली बात। दूसरी बात है, मेरे को केमिकल से अपना रिलायंस, अपना डिपेंडेंस कम करना था। मैंने क्या किया, जीएम क्रॉप बनाया। उस जीएम क्रॉप का नाम दिया बीटी कॉटन। ये एक ऐसा जीएम क्रॉप था जो कि क्या है, रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म। आप बोलोगे सर कैसे बनाया? मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। मैंने इस बॉलवर्म को देखा और मैंने इस बॉलवर्म को स्टडी करना स्टार्ट किया। अब ऐसे आप लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती है, ह्यूमंस में बहुत सारी बीमारियां होती है, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स में बीमारियां होती हैं। तो भाई ये जो था, इस इंसेक्ट के अंदर भी बीमारी थी। ये आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम का क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा का, ध्यान से सुनना, क्लास इंसेक्टा के अंदर ऑर्डर लेपिडोप्टेरन है। ये याद रखना है आपको, ये लेपिडोप्टेरन, ठीक है जी। तो ये आपका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली पे आपको नहीं जाना है। तो यहां पर मैंने देखा कि यार ये जो बॉलवर्म है ना, ये जो बॉलवर्म है, इस बॉलवर्म को नेचुरली कौन मारता है? नेचर में इसको ही तो बीमारियां होती होंगी, बहुत सारी बीमारियां होती होंगी। तो मैंने देखा कि नेचर के अंदर एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का बैक्टीरिया इनके अंदर डिजीज कॉज कर रहा है और ये इसको मारता है, किलिंग करता है। जैसे हमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे पैथोजेंस हमें मारते हैं, ऐसी इनके अंदर भी बीमारियां होती है। तो इसमें मैंने देखा कि यार ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इसको मार रहा है। तो मैंने देखा कि ठीक है, बैक्टीरिया मार रहा है और इसके अंदर कोई जीन होगा जिसकी वजह से ये मर रहा होगा, क्योंकि ये किसी टॉक्सिन की वजह से मर रहा है। वो जीन जो है वो एक टॉक्सिन बना रहा है, वो एक टॉक्सिन बना रहा है, ठीक है। तो क्या करता है ये जीन जो है, ध्यान सुनना, ये जो जीन है बेटा, ये क्या किया, इसने एक क्रिस्टल बनाया जिसके अंदर एक टॉक्सिन रखा हुआ है। ये रहा टॉक्सिन, ये टॉक्सिन है और ये ऊपर इसके क्रिस्टल है। तो भाई क्रिस्टल से बाहर आके तो वर्क नहीं कर पाएगा, पहले क्रिस्टल डिसॉल्व होगा तभी तो टॉक्सिन वर्क करेगा। तो अभी इसको मैंने बोल दिया कि ये टॉक्सिन वर्क नहीं कर सकता, इनएक्टिव टॉक्सिन है। तो मैंने इसको क्या बोल दिया कि ये प्रोटॉक्सिन है। तो इस जीन ने क्या बनाया, प्रोटॉक्सिन बनाया। और जैसे इस प्रोटॉक्सिन को एल्कलाइन मीडियम मिलेगा, एल्कलाइन मीडियम मिलेगा, तो ये क्या होगा, ये क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाएगा, ये क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाएगा, क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया, एक्टिव हो गया। बिल्कुल ठीक बात समझ में आई आपको? तो भाई जो जीन आपका क्रिस्टल बना रहा है, तो मैंने क्रिस्टल का CRY लिया और मैंने इसको नाम दिया क्राइजीन, ठीक है जी। इसको नाम दिया मैंने क्या, क्राइजीन। ये क्राइजीन क्या है, ये क्राइजीन ही रिस्पॉन्सिबल है, ये सब बनाता है, उसके बाद फर्दर ये बनाता है। बिल्कुल ठीक बात। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से समझना। ये जो क्राइजीन है बेटा जी, इस क्राइजीन को हमने क्या किया, निकाला। इस क्राइजीन को हमने इससे निकाला और प्लांट के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब समझाता हूं मैं। प्लांट था हमारा बीटी कॉटन का प्लांट था। मैंने क्या किया, पोलन स्टेज में या फिर ओव्यूल में क्या कर दिया, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस क्राइजीन डाल दिया इसमें। बात समझ में आई आप लोगों को? क्राइजीन डाल दिया इसमें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही मैंने क्राइजीन डाला इसमें, तो इसके बाद इसमें सीड बना होगा। अब इस सीड में क्राइजीन भी है ना, ऐसे क्राइजीन भी है। अब मैंने फार्मर को सीड दे दिया, भाई ये सीड उगाओ, है ना। इसमें मैंने बीटी का, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का क्राइजीन डाल दिया और ये कॉटन का प्लांट है, तो मैंने क्या बोला इसको, बीटी कॉटन। अब मैंने इसको बोला कि भाई ये वाला प्लांट उगाओ, तो उसने कहा ठीक है। तो जब उसने ये वाला प्लांट उगाया ना, तो आपको दिखेगा इसके अंदर कॉटन भरा हुआ है। तो क्या होता है, ये पूरा गोला सा होता है,
ये कॉटन भरा होता है इसके अंदर, तो फिर ये डिस्पर्स मतलब एकदम बर्स्ट होता है और कॉटन बाहर आ जाता है। कपास बोलते हैं जिसके अंदर इसके सीड्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम बिनोले बोलते हैं, जिसको हम गाय भैंसों को खिलाते हैं, उनके मिल्क प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो जाए। तो भाई ये अंदर कॉटन है इसके। अब इस सारे कॉटन में क्या था, क्राइजीन था, जो कि क्या बना रहा था, प्रोटॉक्सिन बना रहा था। मान लो अब आया उड़ता 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 आया कौन, कॉटन बॉलवर्म आया, यहां से उड़ता 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 आ रहा है, यहां पे जाके बैठ गया, है ना, ये क्या है, कॉटन बॉलवर्म। इस बेचारे ने जैसे ही थोड़ा सा खाया, इसके सारे सेल्स में आ गया, क्योंकि इस सीड से बना भाई, सीड के अंदर तो सारे सेल्स में आ गया, पूरे पूरे कॉटन प्लांट में। ये बीटी कॉटन प्लांट है, नॉर्मल प्लांट नहीं है, बीटी कॉटन प्लांट है। इस पूरे के पूरे प्लांट में क्या आ गया, इस पूरे के पूरे प्लांट में हर सेल के अंदर जीन है, हर सेल के अंदर जीन प्रोटॉक्सिन बना रहा है। अब ये जो प्रोटॉक्सिन बन रहा है यहाँ पर आया, इसने बॉलवर्म ने खाया, तो बॉलवर्म की बॉडी में क्या चला गया, प्रोटॉक्सिन चला गया। प्रोटॉक्सिन एंटर्ड, जैसे ही प्रोटॉक्सिन गया बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हुआ इसके अंदर, प्रोटॉक्सिन के जाने के बाद इसके इस बॉलवर्म की ऐसे बॉलवर्म बनाया मैंने, इसकी मिड गट में चला गया, ठीक है जी, मिड गट जैसे हमारी होती है फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, है ना, इसकी मिड गट में चला गया। यहाँ पे जो इसकी मिड गट के सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिड गट, एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिड गट में चला गया। अब जैसे ही यहां पर ये प्रोटॉक्सिन गया, यहां पर अंदर क्या है, टॉक्सिन है इसके, जैसे ये प्रोटॉक्सिन यहां पहुंचा, तो बच्चों यहां पर इसकी मिड गट में यहां पर कैसा मीडियम है सर, अल्कलाइन मीडियम है, जैसे हमारी भी तो इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम होता है, ठीक है जी, अल्कलाइन मीडियम है। जैसे अल्कलाइन मीडियम मिला, तो ये प्रोटॉक्सिन का क्रिस्टल क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया, और ये एक्टिव टॉक्सिन बन गया। जैसे ही एक्टिव टॉक्सिन बना, अब आप समझ सकते हो क्या होगा, क्या करेगा ये, तो सर ये तो इंटेस्टाइनल यानी कि मिडगट का इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देगा, परफॉर्मेशन लिख दिया मैंने, परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देगा। और साथ ही साथ क्या करेगा बच्चों, सेल टूटने लगेंगे, सेल का लाइसिस, सेल की स्वेलिंग होगी, पानी वानी भरेगा और सेल टूटने लगेगा, लाइसिस होगी सेल की। और प्यारे बच्चों ये खाना पीना छोड़ देगा ये वर्म, और इसकी डेथ हो जाएगी, खाना पीना छोड़ देगा और इसकी फाइनली डेथ हो गई। थोड़ा सा जाके बैठा ही था थोड़ी देर, थोड़ा सा 1 2 5 सेल ही खाए थे, इतने में इसकी डेथ हो गई। तो मैंने देखो सिर्फ इसी की डेथ हुई ना, यही आके परेशान कर रहा था, कोई और आके तो नहीं कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई, आप सोचो प्लांट के ऊपर पूरा, अब हम सारे प्लांट्स को ऐसे बनाएंगे ना बच्चों, तो प्लांट के ऊपर बहुत सारे हर्बीवोर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट के ऊपर करते हैं। और हर्बीवोर हम भी क्या करते हैं, हम तो आपके कार्निवोर्स है, हम लोग तो ये भी खाते हैं, है ना, हम लोग मांस भी खा रहे हैं, हम लोग तो हर्बीवोर भी हैं, है ना। तो हम लोग जो है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों है, यानी कि पूरा फ्लोरा फौना वगैरह सब लोग किस पे, सबके सब प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। अब सारे प्लांट ऐसे हो गए, तो यहाँ पर इनको गाय भी खा रही होगी, उनके पेट में भी टॉक्सिन चला जाएगा, और इंसेक्ट भी खा रहे होंगे, उनके टॉक्सिन चला जाएगा। ऐसे तो बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना डिस्टर्ब हो जाएगा ना, बहुत सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। हमारी बॉडी में चला गया, चलो हमारी बॉडी में चला गया, हमने कॉटन को यूज किया, ठीक है, हमारी बॉडी में चला गया। अब बॉडी में जाने के बाद हमारे वहां से जिस बॉडी में जाएगा तो हमारे भी टॉक्सिन करेगा, लेकिन ह्यूमन के अंदर इस टॉक्सिन के लिए रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ह्यूमन में भी एलर्जी कॉज कर देता है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यार इसको ऐसे बना दिया मैंने, और बहुत सारे हर्बीवोर जाके उसके ऊपर फीड कर रहे हैं, वो सारे भी मर रहे हैं, और उन हर्बीवोर के अंदर पहुंच रहा है टॉक्सिन, जिनको वो खा रहे हैं, है ना, जो हर्बीवोर के ऊपर डिपेंडेंट है, उन पे जो खा रहे हैं उनको भी अफेक्ट हो रहा है, उनके अंदर भी टॉक्सिन जा रहा है। ऐसे तो धीरे धीरे पूरी फूड चेन में टॉक्सिन जाने लगेगा। हम लोग ऐसा नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब है बहुत सारे इथिकल इश्यूज रेस खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। यानी कि जैसे ही आप कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग से कोई भी प्लांट, कोई भी क्रॉप बनाओगे, आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। एक कमिटी बनाई गई इसके लिए, GEAC,
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। आप कुछ भी बनाओगे तो पहले वो कमिटी पे जाएगा, वो कमिटी सारे एस्पेक्ट्स में चेक करेगी। वो चेक करेगी कि ये फील्ड पे सही ग्रो कर रहा है, वो चेक करेगी आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी इसके ऊपर फीड करते हैं उन सबको इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स पे चेक करेगी और फिर पता लगाएगी कि ये सब सही है तो इसको आगे अप्रूव करके अब आप मार्केट में ले जा सकते हो। नहीं तो ऐसा पता चला है टॉक्सिन आ रहा है, सारे हर्बीवोर वगैरह वहां के मरने लगे, सारा इकोसिस्टम तबाह होने लग गया। तो इसका मतलब था कि भाई ये जो जीएसी थी इसलिए बनाई गई, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसलिए बनाई गई ताकि वो पूरा ध्यान रखे। ठीक है जी, क्लियर है बात? ऐसे हमने इसको बचा लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब हमने क्या बोला, जैसे ये पूरा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने एनसीईआरटी की कुछ लाइन से निकाला है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की तरह करता है, बट जैसे ही इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा ये इनएक्टिव प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव प्रोटीन, एक्टिव टॉक्सिन में। ये इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? टॉक्सिन में। क्यों? क्योंकि वहां का एल्कलाइन पीएच था उसकी मिडगट का, एल्कलाइन पीएच में प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसका क्रिस्टल डिसॉल्व हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्रिस्टलाइन प्रोटीन इज डिसॉल्व एंड टॉक्सिन इज एक्टिवेटेड। जैसे आप ये देख पा रहे हो, इसको ये देखो पूरा बढ़िया बन रहा है, ये कॉटन है, ये फट गया है, कॉटन बाहर निकल रही है, और यहां पर ये देखो यहां पर इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कॉटन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब हमें कॉटन को बचाना था बॉलवर्म से, तो हमने ये काम किया। अब देखो एक्टिवेटेड टॉक्सिन, जैसे ये टॉक्सिन एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन मिडगट की एपिथेलियल सेल के ऊपर जाके बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद क्या किया, ये टॉक्सिन पोर्स क्रिएट कर देगा। जिस पोर्स क्रिएट होंगे तो पानी भरेगा और सेल स्वेल कर जाएगा, स्वेल करता रहेगा, एक टाइम आएगा फट जाएगा, लाइसिस हो जाएगी सेल की। ठीक है, और इवेंचुअली कॉज करेगा डेथ ऑफ द इंसेक्ट को। बहुत सिंपल, क्लियर। अब बीटी टॉक्सिन जो होते हैं वो इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप होता है। बीटी टॉक्सिन, मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन्स इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ये कुछ ही ग्रुप को मारते हैं बीटी टॉक्सिन्स, जैसे द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप और टारगेट पेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सिंपल, क्रायोजीन जो है ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट इंसेक्ट्स को मारते हैं। जैसे ये क्रायोजीन है, क्राई1 AB, क्राई2 AC, ये एक इंसेक्ट को मार रहा है। क्राई1 AC या क्राई2 AC दूसरे इंसेक्ट को मार रहा है। तो ऐसे कई सारे क्रायोजीन्स हैं जो कि डिफरेंट इंसेक्ट्स के ग्रुप को मारते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को मारते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड किस पे करता है। देखो जैसे क्राई1 AC और क्राई2 AB किसको मार रहा है? बॉलवर्म को मार रहा है। ठीक है, तो कौन सी क्रॉप में? कॉटन। तो हमने क्या किया, ये तो क्रॉप लिया और ये हमारा टारगेट पेस्ट था। ठीक है, दूसरा कॉर्न बोरर, इसको क्राई1 AB मार रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्राई1 AB एक ऐसा क्रिस्टल प्रोटीन निकालता है, क्रिस्टल टॉक्सिन निकालता है, जो कि कॉर्न बोरर जो होता है, कॉर्न भुट्टे को इस क्रॉप को, ये इंसेक्ट है, ये टारगेट पेस्ट है, इसको मारता है। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल्स भी है, सिर्फ हमने कॉटन प्लांट को ही नहीं बचाया इंसेक्ट से, बहुत सारे डिफरेंट इंसेक्ट बड़े सारे डिफरेंट प्लांट्स को भी इफेक्ट कर रहे थे। तो हमने देखा कि हमने बीटी टॉक्सिन कॉटन तो बनाया, बीटी कॉर्न बनाया, बीटी सोयाबीन बनाया। अब सोयाबीन क्रॉप को भी बहुत सारे इंसेक्ट्स आके मार रहे हैं। हमें पता चला कि ये इंसेक्ट भी इस वाले क्राइजीन से मर जाएंगे, हमने उसके अंदर वो क्राइजीन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसी बीटी ब्रिंजल बनाया हमने, ब्रिंजल को हम एग प्लांट बोलते हैं। ब्रिंजल एक इंडियनिज्म है बच्चों, ब्रिंजल जैसा कोई वर्ड नहीं होता। जैसे लेडी फिंगर भी एक इंडियनिज्म है, लेडी फिंगर सिर्फ इंडिया में ही बोला जाता है, ओकरा है इसका वर्ड। ब्रिंजल का एक्चुअल वर्ड जो है वो एग प्लांट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बीटी कॉटन, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन्स क्रिस्टल व्हिच किल्स डिप्टेरन पेस्ट। डिप्टेरन पेस्ट तो नहीं थे, लेपिडोप्टेरन थे। बिल्कुल गलत, मैंने आपको बताया था अभी। हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म,
भाई हाई यील्ड होती है और रेजिस्टेंट हो जाता है बॉलवर्म का, बिल्कुल ठीक बात है। लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंट टू एफिड्स, गलत। मीडियम यील्ड, लॉन्ग फाइबर्स एंड बीटल पेस्ट, नहीं। हमें तो कॉटन बॉलवर्म, तो बॉलवर्म से बचाना था ना, रेजिस्टेंट कर दिया बॉलवर्म से, यील्ड हाई हो गई, है ना, ज्यादा पैदावार होने लगी। विच ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन, क्या था? एल्कलाइन मीडियम। देखो एल्कलाइन मीडियम ऑफ एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, गट का भी कौन सा पार्ट? मिड गट, कौन से सेल के अंदर पोर्स क्रिएट कर रहा था? आपके एपिथेलियल सेल में। उसके बाद उसमें पानी भर के सेल की स्वेलिंग हो रही थी, उसके बाद सेल फट जा रहा था, सेल की लाइसिस हो रही थी, उसके बाद इंसेक्ट की डेथ हो रही थी। अब दूसरी पार्ट आ जाते हैं, ये हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट खत्म हो गया, जिसके अंदर सिर्फ हमने क्या देखा? एक इंसेक्ट था, कॉटन बॉलवर्म था, बॉलवर्म उसको कॉटन को खराब कर रहा था। हमने क्या देखा? बॉलवर्म को नेचर में कौन मारता है? बैक्टीरिया है, एक बैसिलस thuringiensis, वो एक टॉक्सिन निकालता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। हमने वही जीन निकालकर उसको क्राइजीन बोला, क्राइजीन को निकाल के इंट्रोड्यूस कर दिया सीड स्टेज में कॉटन प्लांट के, और जैसे कॉटन प्लांट ग्रो करेगा उसके हर सेल के अंदर वही क्राइजीन आ जाएगा, और जैसे ही कोई भी आपका बॉलवर्म उसको मारने आएगा, कोई भी बॉलवर्म उसको खाने आएगा, खराब करने आएगा, तो वो टॉक्सिन निकालेगा, इनएक्टिव टॉक्सिन होगा, जैसे उसकी मिडगट में जाएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल डिसॉल्व हो गया इन अल्कलाइन मीडियम, टॉक्सिन बना। वो टॉक्सिन जाके उसकी एपिथेलियल सेल को क्या करेगा? डैमेज करेगा, उसके अंदर पोर्स क्रिएट करेगा, सेल की स्वेलिंग कराएगा, लाइसिस कराएगा, और इवेंचुअली इसकी डेथ हो जाएगी। यही हमने बात की है, क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट की बात करते हैं। एक ऐसा निमेटोड है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एक ऐसा निमेटोड है मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। वो मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया क्या करता है बच्चों? वो टोबैको प्लांट को किल कर रहा है, टोबैको प्लांट की रूट्स को बड़ा इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से टोबैको का पैदावार, प्रोडक्शन, यील्ड बहुत कम हो जाती है, गिर जाती है। हमें क्या करना है? टोबैको प्लांट को इस मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया नाम के निमेटोड से बचाना है। कैसे बचाओगे सर? उसको समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एनसीईआरटी ये टर्म लिखती है ट्रांसपोजोन्स, जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या मोबाइल एलिमेंट्स। क्या है सर ये इसका मतलब? तो बच्चों एक बारबेरा मैक्लिंटॉक थी, एक लेडी, उसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है जी, बारबेरा मैक्लिंटॉक ने इसको डिस्कवर किया था। क्या इसमें क्या होता है? एक सेगमेंट डीएनए का एक लोकस से जीन को ट्रांसफर करता है दूसरे क्रोमोसोम के लोकस पे। समझते हैं बात को। ये क्रोमोसोम है, यहां पर एक जीन है, तो यहां पर जीन था, ऐसे हमने देखा कि ये जीन यहां पर आ गया, यहां से जीन टूटा और यहां पर आ गया। हमने बोला यार क्या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यहां से जीन को दूसरी जगह पे पहुंचा दे रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। इनको एकदम इसको बोला कि ये तो इट सीम्स टू बी जंपिंग, कि यहां से कूद के वहां पहुंच गया। ऐसा होता नहीं है कि कूद के पहुंच जाएगा, ऐसा हुआ कि यहां पर था और एकदम देखते देखते यहां आ गया। कैसे आया वो तो नहीं पता, बट इसको मैंने बोला कि तो जंप कर गया, ऐसे हमने जंपिंग जीन्स बोल दिया। ठीक है जी, जंपिंग जीन्स बोल दिया, नाम दे दिया ट्रांसपोजोन्स। तो इसका क्या यूज है? इसका यूज केस आगे बताऊंगा। अब देखो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट की जब मैं बात करता हूं तो निमेटोड पैरासाइट कॉज करता है डिजीज, किसमें? प्लांट में और एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन। आपको पता है बहुत सारे ऐसे निमेटोड हैं, एस्कैरिस है, स्कैरियासिस कॉज करता है, ऐसे बड़े सारे निमेटोड हैं, एस्केलमिंथिस है जो हमें डिजीज कॉज सकते हैं। बहुत सारे ऐसे निमेटोड है जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। तो भाई एक प्लांट में डिजीज कॉज करने वाला निमेटोड आया, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। क्या करता है? टोबैको प्लांट की रूट को अफेक्ट करता है। सो इट इज इन्फेक्टिंग द रूट ऑफ टोबैको प्लांट और इसकी यील्ड में ग्रेट रिडक्शन लेकर आता है, पैदावार बहुत कम हो गई। अब समझते हैं, ये रहा आपका भाई निमेटोड मेलोडीगाइनी, क्या स्पेलिंग है? मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, आई एम अ बायोलॉजी टीचर, इंग्लिश स्पेलिंग वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अब हमने क्या किया? प्रॉब्लम आपको पता है, ये क्या कर रहा है? मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, ये एक निमेटोड है जो कि बैंड बजा रहा है किसकी? टोबैको प्लांट की, टोबैको की रूट्स में वो कर रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें इसको मारना है, सिर्फ इसको मारेंगे। ऐसा कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाऊंगा जिससे ये मर जाएगा।
तो ध्यान से समझते हैं। टू प्रिवेंट दिस निमेटोड अ नोवेल स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई या आरएनए साइलेंसिंग। हमने एक ऐसी टेक्निक ली जिसमें हम आरएनए साइलेंसिंग कर रहे हैं, आरएनए को आगे ट्रांसलेट होने से रोक देंगे। कैसे रोकेंगे बात करते हैं, ठीक है। आरएनए इज द प्रोसेस ऑफ आरएनए साइलेंसिंग। आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस, टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। एनसीईआरटी की लाइन है, इसको समझेंगे आगे, ठीक है जी। चलो समझते हैं। देखो पहले तो मुझे प्रॉब्लम लिखने दो। प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक निमेटोड है, हमारा एक निमेटोड है, नाम है मेलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया। ये एक निमेटोड है जो कि इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे समझ में आया कि टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो नहीं है खैर। और इसकी यील्ड को कम कर रहा है। थोड़ा हिंदी में काम चला लो यार, मास्टर की अंग्रेजी थोड़ी तंग है, ठीक है। तो नाउ ये जो प्रॉब्लम है मेरे बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है हमें इसी का सोल्यूशन देखना है। एंड द सोल्यूशन लाइज इन द आरएनए इंटरफेरेंस, अ नोवेल स्ट्रैटेजी। समझते हैं, कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, हमने सीड के अंदर किसके? टोबैको प्लांट के एक जीन को इंट्रोड्यूस किया, है ना। सीड लेवल पे करते हैं। सीड लेवल का मतलब क्या है बच्चों? सीड लेवल का मतलब है कि हमने पोलन में किया होगा या ओव्यूल में किया होगा, जिसकी वजह से वो सीड ऐसा बना है। बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना बात को। ये रहा तुम्हारा मेलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया। ये रहा क्या? मेलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया। मैं एमआई लिख रहा हूं अब, है ना, मैं एमआई लिख रहा हूं। अब समझ जाना। देखो कितना खतरनाक सा है, सब खाने आया शार्क की तरह है, ठीक है। मेलोइडीगाइनी इनकॉग्निशिया। मैंने क्या देखा कि यार इसके अंदर एक जीन है, इसके सेल के अंदर एक जीन है, ये इसका प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। और ये क्या कर रहा है? ये एमआरएनए बना रहा है। और इस एमआरएनए से क्या बन रहा है? ट्रांसलेशन होके एक प्रोटीन बन रहा है। आप समझिए कि ये प्रोटीन इसके जीने के लिए जरूरी है। ये प्रोटीन इसको जिंदा रखेगा। अगर ये प्रोटीन नहीं बना, मैंने सबसे क्रूशियल प्रोटीन ले लिया, ये प्रोटीन नहीं बना, तो भाई फिर ये जिंदा नहीं रह पाएगा। अब मैं क्या करूंगा पता है? इसके आरएनए के साथ जाके इंटरफेयर करूंगा, इसके आरएनए को कुछ ऐसा करूंगा कि प्रोटीन ना बना पाए। इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोक दूंगा, इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोक दूंगा। कैसे रोकूंगा? वो ही एक नॉवल स्ट्रैटेजी है मेरे बच्चों। तो देखो क्या हुआ, हमने क्या करना है, इस एमआरएनए की बैंड बजानी है, मतलब इसको एमआरएनए की साइलेंसिंग कर दी है। तो मैंने क्या किया, मैंने टोबैको प्लांट के सीड में एक जीन डाला, ठीक है। अब मानो टोबैको प्लांट का ये कोई एक सेल है, भाई टोबैको प्लांट का सेल है, तो टोबैको का सेल कैसा? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है जी, यूकैरियोटिक सेल है। अब समझना बात को। हमने क्या किया, इसके अंदर जीन डाला, इंट्रोड्यूस कर दिया। बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़कर ही आए हो। बहुत ध्यान से सुनना। जीन कैसे डालोगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन बैक्टीरिया एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। हम मेरे पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कैसे वो डाइकॉट प्लांट में अपना टीआईडीएनए को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो सब मैं पढ़ा चुका हूं, तो हम उसको एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। दूसरा, जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जंपिंग जीन्स वाला कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं। तो भाई हम यहां पर हमने क्या किया, जीन इंट्रोड्यूस किया यूजिंग कौन सा वेक्टर? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। अगर आपने ये नहीं देखा है ये वाला लेक्चर, तो आप लोग मेरा
लेक्चर नंबर 3 बायोटेक का, लेक्चर नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट देख लोगे ना, तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा कि कैसे हम इस बैक्टीरिया को यूज करके जीन को ट्रांसफर करते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैंने क्या किया, डाल दिया इसके अंदर जीन। क्या डाला, एग्जैक्ट जो ये जीन था ना निमेटोड का, इसी जीन को हमने यहां डाला, है ना। हमने जीन बना लिया, बहुत सारे निमेटोड हैं, हजारों लाखों करोड़ों निमेटोड घूम रहे हैं बाहर, एक को पकड़ा, निकाल के उसके अंदर जीन डाल दिया। तो जीन डाला, तो ये वाली जो स्ट्रैंड है वो क्या है, एंटीसेंस, और ऊपर वाली सेंस है। मैंने क्या किया, एक टेक्निक लगाई और उससे इसके सेम जीन है लेकिन इसके टर्मिनेटर प्रोमोटर बदल दिए। तो ऊपर वाला क्या हो गया, एंटीसेंस हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, सेंस हो गया। सेम जीन था, ठीक है, मैंने टर्मिनेटर प्रोमोटर बदल दिए। अब क्या होगा, यहां से ये वाला जीन एंटीसेंस वाला, ये प्रोमोटर से टर्मिनेटर पे जाएगा और ये एमआरएनए बना देगा। बनाया। ऐसे ही यहां से प्रोमोटर से टर्मिनेटर जाएगा, ये सेंस स्ट्रैंड भी एमआरएनए बना देगी। भाई यहां पर जो एमआरएनए बन रहा है वो एंटीसेंस से, यहां पे सेंस से बन रहा है, क्योंकि मैंने प्रोमोटर टर्मिनेटर बदल दिए थे। तो यानी कि ये वाला जो एमआरएनए और ये वाला जो एमआरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री थी, जिसकी वजह से ये दोनों आके यहां पर लग गए। ये आपका क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया टोबैको प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के सेल में हो रहा है, ठीक है। अब टोबैको प्लांट के सेल में जैसी डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा, इस टोबैको प्लांट, इस यूकैरियोटिक सेल का डिफेंस मैकेनिज्म है। इसको लगा यार कोई आया और वो हमारे एमआरएनए के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना दिया, प्रोटीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। सेल डर चुका है, अब सेल क्या करेगा, सेल इस डबल स्ट्रैंड एमआरएनए को तोड़ देगा। एक एंजाइम आएगा डाइसर, ये इसको तोड़ दिया, देखो इसने तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ऐसे ही हमारे ह्यूमन सेल में भी होगा, अगर कोई भी डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो हमारे इसके भी टुकड़ों में तोड़ देगा, और उन टुकड़ों को हमारे अंदर एमआईडीएनए, एमआईआरएनए या माइक्रो आरएनए बोलते हैं। ऐसे ही ये जो टुकड़े यहां पर बने हैं, इन टुकड़ों को यहां पर हम एसआईआरएनए बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है, बन गया, अच्छी बात है। अब सर एक चीज बताओ, ये सब काम किस में हो रहा है, हम तो इसी में कर सकते हैं ना, तो इसके अंदर थोड़ी पकड़ के कर देंगे। कैसे सर, एक के अंदर कर भी दोगे तो लाखों करोड़ों ना, आप तो कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आप सीड लेवल पे कर दोगे तो सारे प्लांट ऐसी सीड बना दिए, सारे प्लांट को बना दिया। अब सारे प्लांट में ये प्रोसेस चल रही है। जैसे ये प्रोसेस चलेगी, ध्यान से समझना, तो क्या होगा, ये आएगा इसको खाने के लिए। तो ये क्या करता है, ये जो निमेटोड है, ये निमेटोड फीड्स ऑन साइटोप्लाज्म, खा जाएगा ना इसको। भाई क्या किया इसने, खा लिया इसको, रूट को खा लिया, रूट के सेल्स, बहुत सारे रूट के सेल्स वगैरह सब इसके अंदर आ गए, इस निमेटोड के अंदर खा लिया तो सेल्स इसके अंदर चले गए। सेल जाएगा तो अंदर डाइजेशन होगा, टूटेगा, ये सारा टूट के इसके अंदर आ गया। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, ये अब है, ये मैंने बनाया अब किसका, निमेटोड का सेल, ये निमेटोड का सेल बनाया। तो इसने क्या किया था, ये पूरा निमेटोड है, मान लो ये पूरा बोर्ड निमेटोड, उसका एक सेल है। तो निमेटोड ने क्या किया था, निमेटोड ने उसका साइटोप्लाज्म चूस लिया था, साइटोप्लाज्म खा लिया। तो क्या करेगा, उसके बाद उस साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा, मतलब तोड़ेगा, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ, ध्यान से समझना, जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके अंदर आया, इसके अंदर आपकी बड़ी सारी चीजें आई, साथ ही साथ हमारा जो एसआईआरएनए था वो भी आ गया, ये एसआईआरएनए भी आ गया, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इतना छोटा था कि वो आ गया अंदर, एब्जॉर्ब कर लिया सीधा। अगर बड़ा आरएनए होता तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, फिर तो पहले तोड़ता बाहर, फिर एब्जॉर्ब करता, लेकिन
इतना छोटा था कि ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इसका हो गया, और भी बड़ी सारी चीजों को एब्जॉर्ब किया इसने। एब्जॉर्ब करके साइटोप्लाज्म खा लिया किसका, टोबैको प्लांट का। तो टोबैको प्लांट में क्या बन रहा था, siRNA। उसका डाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से ही बहुत छोटा था, सीधा एब्जॉर्ब हो गया। बाकी का डाइजेशन सेल के अंदर चलने वाला था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, ध्यान से सुनना। तो भाई इसका ये जो जीन था, ये एक प्रोटीन बना रहा था, mRNA बनाया, और ये एक प्रोटीन बना रहा था। ये वाइटल प्रोटीन है जो इसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आप एक चीज समझो, ये जो डीएनए है, ये जो आरएनए है, यहाँ पर आता है, इनके ऊपर लग जाता है। जैसे ये देखता है सेल के अंदर, ये इसका सेलुलर मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ये क्या करेगा, देखेगा डबल स्ट्रैंड आरएनए आ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये क्या करेगा, इसके ऊपर रिस्क लगाएगा, रिस्क लगा देगा। रिस्क होता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसने रिस्क लगा दिया। रिस्क जैसे ही लगा तो इसने क्या किया, इन सबको अलग कर दिया, इन सबको क्या कर दिया, अनवाइंड कर देगा। अनवाइंड किया। आप मुझे बताओ, हमने जीन कौन सा डाला था, एक तो ये वाला जीन डाला था, और एक इसके ऑपोजिट जीन डाला था जिसके टर्मिनेटर पर प्रोमोटर बदल दिए थे। जो मैंने ऑपोजिट वाला जीन डाला था, ये वाला जिसके मैंने टर्मिनेटर प्रोमोटर बदल दिए थे, इसका जो mRNA था, वो mRNA टुकड़ों में यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि वो तो आ गया यहाँ। वो mRNA इसके कॉम्प्लीमेंट्री था क्या, तो यानी कि ये वाला mRNA के बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होंगे जो कि जाके इसके ऊपर लग जाएंगे। फिर से सुनो, मैंने क्या किया था, ये टोबैको प्लांट के अंदर मैंने ये वाला जीन डाला था और ये वाला। आप एक चीज समझो, ये वाला जीन तो एग्जैक्ट सेम है, ये वाला जीन इसके ऑपोजिट है, यानी कि ये वाला जीन इसके भी ऑपोजिट है। इसका जो आरएनए था और इसका आरएनए था एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, या मैं बोल सकता हूं इसका आरएनए और इसका आरएनए में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके आरएनए टुकड़ों में टूट गया, छोटा छोटा हो गया यहाँ पे। तो जैसे ही यहां पर वो टुकड़े आए, तो यानी कि यहां पर ऐसे टुकड़े किसके होंगे, एक तो P और T ये वाले होंगे, और एक कुछ ऐसे भी होंगे जो T और P वाले होंगे, जिसमें टर्मिनेटर प्रोमोटर था, इस वाले के होंगे। ये वाले जो होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना बच्चों, PT वाले के, तो वो जाके जुड़ गए। और जैसे यहाँ पे जाके जुड़े, तो ये क्या बन गया, DsRNA। तोड़ देगा इसको भी, और इसकी क्या हो गई, साइलेंसिंग। तो देखो कितना बढ़िया तरीका है। आप बोलोगे सर ये तो हम टोबैको जो आपका मेलोडीगाइन इनकॉग्निशा उसी में कर देते, उसमें कैसे कर लोगे आप। पहले फील्ड से 1 करोड़ मान लो मेलोडीगाइन इनकॉग्निशा है, 1 करोड़ निमेटोडा, उनको पकड़ के लाओगे, फिर एक एक करके उनके अंदर ये टेक्निक करोगे। इससे बढ़िया है कि लेकर आओ, ऐसे ही मार दो। अब 1 करोड़ थोड़ी इकट्ठा करके सारे ले आओगे आप, उसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो पता नहीं कहां से कब कैसे आ जाएगा। आप अपने प्लांट के अंदर कर सकते हो जो कर सकते हो, सीड के अंदर कर सकते हो। अब सीड को मास लेवल पर प्रोड्यूस करके हम उन सीड को लगा देंगे, फिर कोई भी आएगा उसको खाने के लिए तो वो जिंदा नहीं बचेगा। क्लियर बात समझ में आई आपको। देखो अब क्या हुआ, इसके अंदर हमने क्या देखा, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, हमने एग्रोबैक्टीरियम का वेक्टर यूज किया और निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट प्लांट में। बिल्कुल ठीक बात है। फिर हमने क्या किया, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। भाई मैंने क्या किया, ध्यान समझना, मैंने क्या किया, एक डाला था पीटी, एक डाला था, यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, एक डाला था टीपी। तो भाई यहां पर जो आरएनए बना, इससे किससे, एंटीसेंस से, और ये किससे बना, सेंस से। तो सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों बनाए हमने, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे बच्चों, सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाए हमने। So the two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded dsRNA that initiated। अब हमारे RNA इंटरफेरेंस की शुरुआत हो गई है। फिर RNA silencing साइलेंस द स्पेसिफिक mRNA ऑफ द निमेटोड। निमेटोड के RNA में कैसे पहुंचा, कैसे उसको साइलेंट करेगा, वो टेक्निक बता दी आपको। The consequences was that the parasite could not survive। पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी RNA साइलेंसिंग हो गई है, उसका वाइटल प्रोटीन नहीं बन रहा है। देखो ये रहा, ये तो बढ़िया रूट्स है ना, ये बढ़िया रूट्स हैं एकदम। ये देखो इस रूट में इन्होंने क्या किया, बैंड बजाई है इसकी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखो,
which part of the tobacco plant is infected by Melloidogyne incognitia? By roots of tobacco plant. The transposons can be used during which one of the following? किसमें? जीन साइलेंसिंग में यूज किया बच्चों, है ना, आरएनए साइलेंसिंग में यूज किया. मैच द फॉलोइंग, करेक्ट कॉम्बिनेशन को हमें करना है. तो देखो मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, देखो ये तो वेक्टर है, बिल्कुल ठीक है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन एज ए वेक्टर यूज किया हमने. मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया ये हो गया. एशेरिशिया कोलाई में इंसुलिन बनाया. बीटी के अंदर हमने बैसिलस thuringiensis में हमने ये बनाया. तो फर्स्ट का 3 देन फर्स्ट का 2 देन 3 देन 1 देन 4. तो देखो 2 3 1 4 ये रहा, थर्ड आंसर होगा. ठीक है जी. तो दिस इज ऑल. हमने आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा कि आरएनए साइलेंसिंग कैसे किया. सेकंड वाला थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं समझाया गया. आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंसुलिन कैसे बना, है ना, और उसके बाद डिफरेंट चीजों की बात करने वाले हैं. ठीक है, चल तब तक के लिए धन्यवाद.